कायनात की तारीकी और अंधेरे में एक देव हैकल फैक्ट्री चल रही है, जहां आम मैटर नहीं बल्कि इंतहाई कीमती मटेरियल तैयार हो रहा है। ये कुछ जमीन जैसी फैक्ट्री नहीं बल्कि सितारों के टकराव और धमाकों की वो दुनिया है जहां दर्जा हरारत लाखों करोड़ों डिग्रीज तक पहुंच सकता है और प्रेशर इस हद तक बढ़ जाता है कि एटम्स खुद को नई अशकाल में ढालने लगते हैं। यहाँ एक खास साइंसी अमल जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है वकू पजीर हो रहा है। एटम्स के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब तब्दील हो रही है और न्यूट्रॉन रिच एनवायरनमेंट में एटॉमिक न्यूक्लियाई तेजी से नए और भारी एलिमेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक लम्हे के लिए फिजिक्स के उसूल भी इन एक्सट्रीम कंडीशंस में नए अंदाज से जाहिर होते हैं और मैटर अपनी बुनियादी शनाख्त बदलने लगता है। और फिर एक जबरदस्त कॉस्मिक कोलिजन के नतीजे में ये मटेरियल कायनात में बिखर जाता है और बहुत ज़्यादा रफ्तार पर सफ़र करता हुआ खला में फैलता हुआ कहकशाओं के दरमियान बिखरता हुआ ये मटेरियल लाखों करोड़ों साल तक सफ़र करता रहता है। इसी दौरान ज़मीन भी एक जलता हुआ गोला है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है, इसकी लेयर्स बन रही हैं, क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है और इसी दौरान ये मटेरियल खला से आकर इसके अंदर शामिल होता है, ज़मीन के फैब्रिक का हिस्सा बनता है। वक्त गुजरता है, पहाड़ बनते हैं, चट्टानें टूटती हैं, बारिशें होती हैं, दरिया बहते हैं और ये मटेरियल ज़मीन की तहों में छुपता चला जाता है, कहीं गहराई में और कहीं पानी के बहाव के साथ सफ़र करता रहता है। और फिर लाखों करोड़ों साल बाद एक आदमी अपने हाथों से मिट्टी खोद रहा होता है और अचानक वही मटेरियल जो कभी सितारों के अंदर बना था उसके सामने चमकने लगता है। ये 2024 के अवाइल का वक्त था। चीन के सूबे खुनान में पहाड़ी इलाके जिसे पिंजियांग काउंटी के नाम से जाना जाता है, किसान हमेशा की तरह अपने खेतों में मसरूफ थे। कोई मिट्टी खोद रहा था, कहीं पानी बह रहा था। जिंदगी अपनी सादा और मानूस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था और फिर अचानक जमीन की तह से धात की मानद कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। चंद ही दिनों में मुकामी हुक्काम मुतहर्रिक हुए, इसके बाद सूबाई टीमें पहुंची और फिर मरकजी हुकूमत के जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने पूरे इलाके का तफसीली सर्वे शुरू किया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मटेरियल लाखों टन ओर की शक्ल में मौजूद है और इसकी कंसंट्रेशन कई ग्राम्स पर टन तक रिकॉर्ड की गई हैं, जो किसी भी बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए इकोनॉमिकली वायबल समझी जाती है। और देखते ही देखते एक छोटी सी मुकामी दरियाफ्त आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े इंडस्ट्रियल माइनिंग प्रोजेक्ट में तब्दील होने लगी, जहां जियोलॉजिकल मैपिंग, एडवांस ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज खामोशी से अपना काम कर रही हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर सोने के कितने ज़खायर मौजूद हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जमीन की गहराई में छुपी हुई इस दौलत को बाहर लाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या चाइना के पास वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके जरिए वो जमीन में छुपे हुए इस खजाने को बाहर निकाल कर बरूए कार ला सकता है। जी हाँ, चाइना इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत आज दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। सालाना तकरीबन 350 से 370 टन तक सोना पैदा करता है और इसके पास ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी मौजूद है बल्कि वो इसे मुसलसल बेहतर भी कर रहा है। हालिया दरियाफ्त के हवाले से इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक ये ज़खायर लाखों टन और पर मुश्तमिल है, जिसमें सोने की कंसंट्रेशन कई ग्राम्स पर टन तक बताई जा रही है, जो सनती सतह पर माइनिंग के लिए इकोनॉमिकली वायबल समझी जाती है। इसी वक्त चीनी माहरीन इस पूरे मंसूबे पर डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज तैयार कर रहे हैं, जहां इन गोल्ड डिपॉजिट्स की एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, एग्जैक्ट साइज, रिकवरी रेट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का मुकम्मल और बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। जमीन में छुपे इस खजाने को दो बुनियादी तरीकों से निकाला जाता है। पहला तरीका, जिसे प्लेसर माइनिंग कहते हैं, सदियों से राइज है। इसमें सोना बराह रास्त जमीन के अंदर से नहीं बल्कि दरियाओं और नदियों की मिट्टी से निकाला जाता है। जब चट्टानों में मौजूद सोना लाखों साल के इरोजन के नतीजे में टूटकर पानी के साथ बहता है और अपनी ज्यादा कसाफत की वजह से, जो कि तकरीबन 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है,
हल्की मिट्टी और रेत से अलग होकर मखसूस जगहों जैसे कि क्रैक्स, बेंड्स और रिवर बेड्स में जमा हो जाता है। यहाँ असल में ग्रेविटी और फ्लूइड डायनामिक्स मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में भारी ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ज़र्रात बह जाते हैं। इसी उसूल को इस्तेमाल करते हुए स्लूस बॉक्सेस, शेकिंग टेबल्स और पैन्स तैयार किए जाते हैं, जहां पानी के बहाव और डायरेक्शंस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सोना अलग हो जाए। और यही तरीका आज के दौर में मजीद एडवांस भी हो चुका है। सेंट्रीफ्यूगल कंसंट्रेटर्स और ऑटोमेटेड सेपरेशन सिस्टम्स के जरिए रिकवरी रेट को बहुत बेहतर बना लिया गया है। दूसरा तरीका ज्यादा एडवांस्ड है, जिसे हार्ड रॉक माइनिंग कहा जाता है, जहां सोना बराह रास्त जमीन की गहराई से निकाला जाता है। यहाँ सब कुछ एक साइंसी मनसूबाबंदी के तहत हो रहा होता है। सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वेस किए जाते हैं, मैग्नेटिक मैपिंग, सीज्मिक वेव्स और ड्रिलिंग डाटा की मदद से ये मालूम किया जाता है कि और कहाँ मौजूद है और कितनी गहराई में है। इसके बाद हैवी ड्रिलिंग मशीन्स चट्टानों में सुराख करती हैं, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए इन्हें तोड़ा जाता है और फिर क्रश्ड ओर को सरफेस पर लाया जाता है। और गोल्ड एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में साइनाइड लीचिंग इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोसेस में सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन सोने के ज़र्रात को डिसॉल्व कर लेता है और फिर एड्सॉर्प्शन या जिंक प्रेसिपिटेशन के जरिए खालिस सोना रिकवर किया जाता है। ये एक इंतहाई कंट्रोल्ड केमिकल प्रोसेस होता है, जहां टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन को मुसलसल मॉनिटर किया जाता है, ताकि रिकवरी एफिशिएंसी को 85 से 95% तक पहुंचाया जा सके। चाइना ने इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटेड हॉल ट्रक्स, रोबोटिक ड्रिलिंग सिस्टम्स और रियल टाइम सेंसर्स के इस्तेमाल से मजीद बेहतर बनाया, जो प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल कंसंट्रेशन को मुसलसल मॉनिटर करते रहते हैं। एक बड़े माइनिंग ऑपरेशन में रोजाना हजारों टन और प्रोसेस किया जाता है, जहां रिकवरी रेट 90% से भी ज्यादा हो सकता है। आज चाइना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुमालिक इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। वो AI बेस्ड मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन और हाई एफिशिएंसी प्रोसेसिंग प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे मुमालिक में ये सलाहियत अभी महदूद है। हालांकि बलूचिस्तान में रेकोडिक जैसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सोना इतना खास क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी साइंस है जो इसे हजारों साल से कीमती बनाए हुए है? साइंस के लिहाज से गोल्ड एक नोबल मेटल है, यानी ये कीमियाई तौर पर इंतहाई स्टेबल होता है और आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसकी बुनियादी वजह इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है और इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये ऑक्सीडेशन या कोरोजन का शिकार नहीं होता। यही वजह है कि लोहा जंग आलूद हो जाता है, चांदी स्याह पड़ जाती है, मगर सोना सदियों तक वैसे ही चमकदार रहता है जैसे पहले दिन था। इसीलिए कदीम मिस्र के हजारों साल पुराने जेवरात आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। अब अगर फिजिक्स की बात करें तो गोल्ड की डेंसिटी तकरीबन 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जो इसे आम धातुओं से कहीं ज्यादा हैवी बनाती है। यही वजह है कि जब ये पानी में बहता है तो फौरन नीचे बैठ जाता है और यही उसूल प्लेसर माइनिंग में इस्तेमाल होता है। और इसकी एक और हैरान कुन खासियत मैलेबिलिटी है, यानी इसे इंतहाई बारीक शक्ल में ढाला जा सकता है। सिर्फ 1 ग्राम सोने को इतना फैलाया जा सकता है कि वो तकरीबन 1 मीटर स्क्वायर की शीट बन जाए, जबकि इस शीट की थिकनेस कुछ माइक्रोन्स तक हो सकती है। इस तरह की गोल्ड शीट का इस्तेमाल इमारतों में, आर्ट में, हत्ता के खाने में भी होता है। और गोल्ड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। यही वजह है कि हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सैटेलाइट्स में, स्मार्टफोन्स में और एरोस्पेस सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिग्नल्स लॉस के बगैर ट्रैवल कर सकें और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इंश्योर हो सके। मिसाल के तौर पर एक स्मार्टफोन के अंदर चंद मिलीग्राम सोना मौजूद होता है, मगर यही मामूली सा सोना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्टेबल रखता है। केमिस्ट्री के लिहाज से गोल्ड को डिसॉल्व करना भी आसान नहीं। सिर्फ एक्वा रिजिया, जो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, वही इसे डिसॉल्व कर सकता है। यही खासियत इसे रिसाइकलिंग के लिए आइडियल बनाती है। आप सोने को जितनी बार चाहें पिघला कर दोबारा इस्तेमाल करें, इसकी प्योरिटी और वैल्यू
برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا تقریباً 75% سونا آج بھی سرکولیشن میں موجود ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا انویسٹمنٹ بارز کی صورت میں۔ سائنسدانوں کے مطابق گولڈ زمین پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات کے سب سے طاقتور ایونٹس جیسے کہ نیوٹران سٹارز کے ٹکراؤ یا سپر نووا ایکسپلوژنز کے ذریعے بنتا ہے۔ ان ایکسٹریم کنڈیشنز میں اتنی زیادہ انرجی اور پریشر ہوتا ہے کہ گولڈ جیسے بھاری عناصر وجود میں آتے ہیں اور پھر یہ خلا میں پھیلتے ہیں اور بالآخر زمین جیسے سیاروں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سونا صرف ایک دھات نہیں رہا، بلکہ طاقت، دولت اور اختیار کی علامت بنا رہا۔ قدیم مصر میں فرعون اپنی قبروں میں ٹنوں کے حساب سے سونا دفن کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سونا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی زندگی میں بھی دولت اور حیثیت کی علامت رہے گا۔ مشہور مثال ٹوٹن خامون کا مقبرہ ہے، جہاں خالص سونے سے بنے ہوئے ماسکس اور بے شمار زیورات ملے، جو آج بھی ہزاروں سال بعد اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ قدیم زمانے میں سونا تجارت کا بنیادی ذریعہ تھا، کیونکہ یہ پورٹیبل بھی تھا، ڈیوریبل بھی تھا اور یونیورسلی ایکسیپٹیبل بھی، یعنی ایک ایسی چیز جسے دنیا کے مختلف خطوں میں ایک جیسی قدر حاصل تھی۔ اور اسی بنیاد پر بعد میں ایک پورا مالیاتی نظام کھڑا ہوا۔ پھر انسان نے گولڈ سٹینڈرڈ کو بھی ایکسپیرینس کیا، جہاں ہر ملک اپنی کرنسی کو گولڈ کے ساتھ لنک کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک مخصوص مقدار کا ڈالر ایک مخصوص مقدار کے سونے کے برابر ہوتا تھا۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ کرنسیز کی ویلیو سٹیبل رہتی تھی اور انفلیشن کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ حکومتیں اپنی مرضی سے زیادہ پیسہ پرنٹ نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں اتنا ہی پیسہ جاری کرنا ہوتا تھا جتنا سونا ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ لیکن 1971 میں جب امریکہ نے برٹن ووڈز سسٹم کو ختم کر کے ڈالر کو سونے سے الگ کر دیا تو فیاٹ کرنسی سسٹم شروع ہوا، جہاں پیسے کی ویلیو سونے کی بجائے حکومت اور معیشت کے اعتماد پر قائم ہوتی ہے۔ یعنی آج کا پیسہ خود اپنی انٹرنسک ویلیو نہیں رکھتا، بلکہ اس کی ویلیو ٹرسٹ پر کھڑی ہے۔ اس کے باوجود سونا آج بھی اپنی اہمیت نہیں کھو سکا۔ دنیا بھر کے سینٹرل بینکس جیسے امریکہ، چائنا اور انڈیا اپنے ریزرو میں ہزاروں ٹن سونا رکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر تقریباً 35,000 ٹن سے زیادہ گولڈ سینٹرل بینک ریزرو میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی گلوبل کرائسس آتا ہے، چاہے وہ انفلیشن ہو، جنگ ہو یا اکنامک انسٹیبلٹی، سونا ایک سیف ایسٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی سونا صرف زیور نہیں بلکہ فائنینشیل شیلڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب انفلیشن بڑھتی ہے اور کرنسیز کی ویلیو کم ہوتی ہے تو لوگ گولڈ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی پرچیزنگ پاور کو بہتر طریقے سے برقرار رکھتا ہے۔ آلدو عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت روزانہ بدلتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لمبے عرصے کو مد نظر رکھیں تو سونا ہمیشہ اپنی اہمیت برقرار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ثقافت میں بھی سونے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ شادیوں میں اسے تحفظ اور حیثیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، گھروں میں اسے ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں بھی یہ اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ ہم پیٹرولیم کو لیکوڈ گولڈ کہتے ہیں کیونکہ وہ معیشت کی بنیاد ہے، اور کرپٹو کرنسی کو ڈیجیٹل گولڈ کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اسے بھی ایک نئی قسم کی محفوظ سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔ بلوچستان میں واقع ریکوڈیک دنیا کے بڑے گولڈ اور کاپر ڈپازٹس میں شمار ہوتا ہے، جہاں اندازاً 5.9 بلین ٹن سے زیادہ اور موجود ہے، جس میں لاکھوں اونس سونا اور وسیع مقدار میں تانبا شامل ہے۔ جغرافی طور پر یہ علاقہ ٹیتھیان میٹالوجینک بیلٹ کا حصہ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت نے معدنیات کو غیر معمولی مقدار میں جمع کیا، اس لیے یہاں مائننگ پوٹینشیل انتہائی زیادہ ہے۔ اگر اس منصوبے کو مکمل کیپیسٹی کے ساتھ ڈیولپ کیا جائے تو اندازہ یہ ہے کہ یہ سالانہ اربوں ڈالرز کی اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کر سکتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتا ہے اور جی ڈی پی میں نمایاں حصہ ڈال سکتا ہے۔ صرف ایک بڑا مائننگ پروجیکٹ ہزاروں ڈائریکٹ اور لاکھوں انڈائریکٹ جابز پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ انرجی، لاجسٹکس، انفراسٹرکچر اور انڈسٹری سب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن اصل مسئلہ ایڈوانسڈ ایکسٹریکشن ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری کی کمی اور لانگ ٹرم پلاننگ کا موجود نہ ہونا ہے، کیونکہ جدید مائننگ صرف زمین کھودنے کا نام نہیں بلکہ ہائی پریسیجن انجینئرنگ، انوائرمنٹل مینجمنٹ، واٹر یوزیج آپٹیمائزیشن اور گلوبل سپلائی چینز کا ایک مکمل نظام ہے۔ اگر پاکستان اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لے تو وہ عالمی سطح پر ایک اہم مائننگ پلیئر بھی بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، سونا صرف ایک دھات نہیں ہے بلکہ ایک مکمل کہانی ہے جو کائنات کے دھماکوں سے لے کر زمین کی تہوں کے بننے تک، قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید معیشت کی تشکیل تک، اور ہماری ثقافت سے لے کر مستقبل کی ٹیکنالوجیز تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی سونا آج بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا پہلے تھا، اور شاید آنے والے وقت میں بھی رہے گا، کیونکہ یہ صرف دولت نہیں بلکہ انسان کی تاریخ، سائنس اور خواہشات کا ایک لازوال چیپٹر ہے۔